लीक दस्तावेजों से सामने आया है कि इजराइल और यूएई मिसाइल व ड्रोन खतरों के खिलाफ मिलकर कितनी गहराई से काम कर रहे हैं। 2022 में हौथियों द्वारा अबू धाबी पर हमले के बाद यूएई ने कथित तौर पर इजराइल की एल्बिट सिस्टम से 6 हर्मीज 900 निगरानी ड्रोन के लिए तत्काल अनुरोध किया, जिनकी कीमत लगभग 180 मिलियन डॉलर्स थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि अबू धाबी ने इसे 45 ड्रोन तक बढ़ाने और 1.3 बिलियन डॉलर के सौदे पर विचार किया। उन्होंने खुफिया विमान, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के प्रस्ताव बताए। ये दस्तावेज ईरानी खुफिया एजेंसी से जुड़े हैकरों ने जारी किए थे। ये स्पष्ट नहीं है कि कौन से सौदे हुए। एल्बिट का कहना है कि रिपोर्ट की गई जानकारी उसकी व्यापारिक स्थिति नहीं दिखाती। सप्ताहांत में ईरान पर किए जाने वाले वादा किए गए बड़े अमेरिकी हमलों को रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सऊदी अरब, कतर, ईरान और यूएई ने उनसे रुकने का अनुरोध किया था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट का विरोधाभासी लगता है जिसमें कहा गया था कि अमीरात ने ट्रंप पर ईरानी शासन के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का दबाव डाला। अबू धाबी असल में क्या चाहता है? युद्ध और कूटनीति के बीच वॉशिंगटन की सोच में रणनीति कौन तय करता है, अमेरिका या खाड़ी देश? और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं एशर फ्रीडमैन, मिस्किट इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के कार्यकारी निदेशक। एशर, आपको हमारे साथ यहाँ 924 न्यूज पर पाकर बहुत अच्छा लगा। अबू धाबी पहले सख्त कार्रवाई की मांग क्यों करता है और फिर ट्रंप को रुकने के लिए क्यों कहता है? इन विरोधाभासी बयानों का क्या अर्थ है? धन्यवाद निकोल। यूएई खाड़ी देशों में ईरान के हमलों का जवाब देने के मामले में सबसे आगे रहा है। इसने इजराइल के साथ मिलकर काम किया है और खुद भी कुछ सीमित लेकिन आक्रामक हमले ईरान पर किए हैं। लेकिन सोचिए कि अबू धाबी उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसमें तेहरान में एक ऐसा शासन है जो अपने पड़ोसियों को धमका रहा है। तेहरान को बस हर 3 महीने में एक बार होर्मुज में शिपिंग को बाधित करना होगा, हर कुछ महीनों में एक बार दुबई में ड्रोन भेजना, और ये यूएई के आर्थिक मॉडल के लिए बेहद विघटनकारी होगा। अब यूएई की एक रणनीति यह है कि वह पश्चिम की ओर देखे, जैसे कि भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा नई पाइपलाइनों के जरिए जो जलडमरू मध्यों को बाईपास करती हैं, सीधे फुजैरा जाती हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास करती हैं। लेकिन साथ ही मेरा मानना है कि यूएई अंततः तेहरान में ऐसी सरकार देखना चाहेगा जो उसके खाड़ी अरब पड़ोसियों के लिए खतरा ना हो। पर मौजूदा हालात में क्या वॉशिंगटन अब भी क्षेत्रीय रणनीति तय कर रहा है या खाड़ी देश खुद ज्यादा फैसले ले रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति को सऊदी अरब से फोन आया है जिसमें तनाव कम करने की अपील की गई हो और फिर राष्ट्रपति ने सुना हो और हमले रोक दिए हो। इस समय खाड़ी देशों का राष्ट्रपति के सैन्य फैसलों पर कितना प्रभाव है? देखिए निकोल, ये अच्छा सवाल है। सऊदी अरब ईरान के प्रति काफी नरम और कुछ हद तक निराशाजनक रहा है। सऊदी वायुसेना इजरायली वायुसेना से भी बड़ी है। हालांकि उनके पास इजराइल जैसा अनुभव या क्षमताएं नहीं हैं, फिर भी उनसे उम्मीद थी कि वे उस शासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे जो उनकी रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब अन्य खाड़ी देश राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। वे इस मामले का कूटनीतिक समाधान देखना चाहेंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी वही कर रहे हैं जो वे अमेरिका के हितों के अनुसार सही समझते हैं, चाहे वह खाड़ी में शिपिंग से जुड़ा हो या तेल की कीमतों से। मिड टर्म्स, अमेरिकी हितों की पूरी श्रृंखला, खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा। मुझे लगता है कि असल में राष्ट्रपति ट्रंप ही हैं जो एजेंडा चला रहे हैं। अक्सर यह फायदेमंद होता है कि इन अनुरोधों को क्षेत्र में अमेरिका के साझेदारों से जोड़ा जाए। आप लिखती है कि सऊदी अरब ने इस युद्ध के दौरान ईरान के मामले में लगभग वही रुख अपनाया है। लेकिन अगर अब यूएई सऊदी अरब की ओर ज्यादा झुक रहा है तो क्या हम ईरान से आने वाले खतरे से निपटने के मामले में खाड़ी देशों की एक संयुक्त स्थिति देख रहे हैं? मुझे लगता है कि सभी खाड़ी देश, उनका बुनियादी ढांचा अपेक्षाकृत असुरक्षित है। यह मजबूत नहीं है। उनके शहर उतने सुरक्षित नहीं हैं जितने यहाँ इजराइल में, जहां हम नागरिक सुरक्षा के आदी हैं, जिससे हमें मजबूती और हमलों का सामना करने की क्षमता मिलती है। मुझे लगता है ये तथ्य है। आने वाले वर्षों में इसमें बदलाव दिखेगा। मुझे लगता है कि खाड़ी क्षेत्र में यह चिंता है कि अगर हालात बिगड़े तो ईरान क्या नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी सऊदी अरब में हमने फर्क देखा है, जो कुछ साल पहले चीन की मध्यस्थता में ईरान से सुलह की थी, और यूएई जो कहीं ज्यादा, मैं कहूंगा,
तेहरान के प्रति उसका रुख स्पष्ट और साहसी रहा है। मुझे लगता है खाड़ी देशों में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन आखिरकार वे सभी एक कूटनीतिक समाधान देखना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हालात और बिगड़े, जो इस समय उनकी महत्वपूर्ण आर्थिक बुनियादी ढांचे को वास्तव में नुकसान पहुंचा सकता है। एशर फ्रीडमैन, इट 24 न्यूज पर जुड़ने और खाड़ी के मौजूदा रुख पर अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। हम सराहना करते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।